सेक्शन 15 हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दिस इज एन एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 और इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट आप लोगों को याद होगा। ये इनेक्ट हुआ था 13 दिसंबर 1963 को और ये एनफोर्स हुआ था 1 मार्च 1963 से। देन इसमें टोटल मिला के 44 सेक्शंस हैं, लेकिन जिसमें से लास्ट 2 सेक्शंस रिपील हो चुके हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास में 42 सेक्शन से जो हमें पढ़ने होते हैं। जो मेजर अमेंडमेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हुआ था दैट वाज डन इन ईयर 2018। तो नेक्स्ट जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें 2018 का अमेंडमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 15 में हमने ये पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में, दैट इज हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है, कौन स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर सकता है, किसके पास में ये राइट होगा, ये हमने 15 में पढ़ा था। और आज की क्लास मेनली हमारी डील करेगी, रिलेट करेगी सेक्शन 19 से, जो हमें बताता है रिलीफ अगेंस्ट the parties or the persons claiming under them by subsequent title. सेक्शन 19 ये बात कहता है कि किसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम किया जा सकता है। नॉर्मली तो सीधी बात ये आती है कि जो पार्टीज टू द सूट हैं उन्हीं के अगेंस्ट में होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसी भी सिचुएशंस दे रखी हैं सेक्शन 19 में जो बताती हैं कि पार्टीज टू द सूट के अलावा जो सब्सिक्वेंट पार्टीज होती हैं क्लेमिंग अंडर देम, लाइक एजेंट्स हो गए या उस लीगल एयर हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो उनके भी इसमें ड्यूटीज बन सकती हैं। उनके अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम लाया जा सकता है। तो सेक्शन 19 को आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेज रिलीफ अगेंस्ट द पार्टीज एंड द पर्संस क्लेमिंग अंडर देम। तो वैसे तो रिलीफ अगेंस्ट द पार्टीज ही होगा, लेकिन उन पार्टीज के अंडर में कोई क्लेम करने वाले हैं, क्लेमिंग अंडर देम, तो उनके अगेंस्ट में भी हो सकता है बाय द सब्सिक्वेंट टाइटल। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में बाकी के जो सेक्शंस हैं उनमें कोई बात अलग से लिखी हुई है, तो उसको कोई फर्क ना डालते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर पार्टी देयर टू, यानी कि ए एंड बी आर द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में एंटर हुआ है, और तो ये कितनी हो गई? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हो गई। सो स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी claimed or a suit for specific performance can be enforced against either of the two parties. ए के अगेंस्ट में भी केस फाइल हो सकता है और बी के अगेंस्ट में भी केस फाइल हो सकता है। ए के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर हो सकता है और बी के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर हो सकते हैं। ये हमें क्लॉज नंबर ए बताता है। सेकंड देखिए क्या लिखता है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम by a title arising subsequently to the contract except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। ये जो क्लॉज नंबर बी है इसे हम 2 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो कि आप देखिए ये यहां तक का, ठीक है, क्या बोल रहा है? एनी अदर पर्सन, यानी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा की बात हो रही है। एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग। अब टाइटल का मतलब होता है यहाँ पे ओनरशिप वगैरह। अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय इस पर्सन का उसमें टाइटल नहीं था, ओनरशिप नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के सब्सिक्वेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में अगर कोई टाइटल अराइज हो गया। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल his house to B
ए ने बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई मैं अपना घर आपको सेल करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाता, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर पाते, यानी कि रियल में जो प्रॉपर्टी थी उसे कन्वे कर पाते बी को, उससे पहले क्या होगी, उससे पहले ए की डेथ हो गई। अब जैसे ही ए की डेथ हुई तो ए ने अगर कोई वसीयत नहीं लिखी है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए के जो लीगल एयर हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी आएगी, और जैसे ही उनके पास ये प्रॉपर्टी आएगी, नाउ बी कैन फाइल अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी कैन एनफोर्स द स्पेसिफिक रिलीफ अगेंस्ट द लीगल एयर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए। तो क्या ये जो ए के बेटे हैं, बेटे बेटी जो भी लीगल एयर वगैरह हैं, क्या ये पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या इन्हें सब्सिक्वेंट टाइटल मिला है? टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इनको टाइटल मिला है? आंसर इज यस। तो इनके अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमने पॉइंट नंबर ए को देखा, पॉइंट नंबर बी के हमने आधे पार्ट को देखा है। अब मैं पॉइंट नंबर बी का आपको रिमेनिंग पार्ट बता रहा हूं। एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखिए आप। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हाउस। ये एक घर अपन यहां बना देते हैं। इस हाउस को सेल करने का ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाते, यानी कि इसको एग्जीक्यूट होता उससे पहले ही ए ने क्या किया, ए ने इसी हाउस को सी को सेल कर दिया। और इसमें अपन कंडीशन ले लेते हैं, ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था इस हाउस को 5 लाख रुपीज में सेल करने का, और उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ए ने इस हाउस को सी को सेल कर दिया 6 लाख रुपीज में। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, देखिए। सपोज कीजिए जिस समय ये सी ने हाउस परचेज किया, सी को नॉलेज था, नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। अगर सी को प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज थी, सो इन दैट सिचुएशन B is entitled to enforce specific performance against C. B C के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज B के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कंसिडरेशन के साथ में, वैलिड ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था। और ऐसे सिचुएशन में अगर C को ये नॉलेज थी उस प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की, तो B के पास में ये राइट होगा कि वो C के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी सिचुएशन, C को ये बात नॉलेज में नहीं थी। अगर C को ये बात नॉलेज में नहीं थी, ऐसी सिचुएशन में B हैज नो राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट C। उस अगर C ने गुड फेथ में ये परचेज किया था, C को तो पता ही नहीं था ऐसा कोई प्रीवियस प्रायर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, who has paid his money in good faith and without notice of the original contract except। ऐसी सिचुएशन में जहां पे जो सेकंड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी सॉरी, उस थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं था कि प्रायर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं हो सकेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, अदरवाइज हो सकेगा। ये बातें हमने बी में देखा, ठीक है। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन लगे, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सेम एग्जांपल को, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑप्शन नंबर सी या क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर सी क्या बताता है हमें, किसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम आ सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant. तो अब क्लॉज नंबर सी जो बात कह रहा है ना, इसे भी मैं पहले एक एग्जांपल यहाँ पे, एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। सपोज करें एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एंड इनके 3 बेटे हैं, मिस्टर एक्स एंड हिज 3 sons. Jointly purchased a house. Jointly purchased a house, right? अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने अपना शेयर मुझे सेल कर दिया। मिस्टर एक्स ने अपना 1/4 शेयर, ऑब्वियसली अगर एक्स और उनके 3 बेटों ने मिलकर इस हाउस को परचेज किया है तो एक्स का इसमें कितना शेयर है? 1/4 शेयर है। एक्स ने 1/4 शेयर मुझे सेल कर दिया। नाउ एक्स की जब डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ सेल किया है इन्होंने और मैं उसमें शेयर कर पाता, उससे पहले ही अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो इस सिचुएशन में आई हैव द राइट टू क्लेम 1/4 शेयर अगेंस्ट ऑल द 3 सन ऑफ मिस्टर एक्स ना। मैं जो बचे हुए तीनों बेटे हैं एक्स के, उनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक्स ने मुझे अपना 1/4 शेयर सेल किया था। लेकिन इसी के अंदर एक सिचुएशन अपन चेंज कर देते हैं। सपोज यहां पे एक्स की डेथ पहले ही हो जाती, जब एक्स की डेथ पहले ही हो जाती तो ऐसी सेल करने से पहले, तो उस सिचुएशन में फिर क्या हो जाता? उस सिचुएशन में तो हो जाता कि एक्स का जो शेयर था वो तीनों में वैसे डिवाइड हो जाता और 1/3 शेयर ईच सन का रह जाता। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास कोई राइट नहीं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक्स ने मुझे अपना शेयर सेल कर दिया था, तो जो शेयर उसने मुझे सेल कर दिया था उस उतने पार्ट पे मेरा राइट हो गया। ये है क्लॉज नंबर सी। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल, तो यहाँ पे कौन है वो पर्सन? यहाँ पे मिस्टर कुणाल इज द टाइटल। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। तो जो डिफेंडेंट है वो कौन है जिनके अगेंस्ट में मैं सूट फाइल कर रहा हूं? तो जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं और प्लेंटिफ ने उस डिफेंडेंट के जगह पे ही वो प्लेस ले ली है। वैसे सूट फाइल होता तो किसके अगेंस्ट में होता? एक्स के अगेंस्ट में होता, क्योंकि एक्स ने मुझे सेल किया था। अब एक्स तो रहा नहीं, जब एक्स नहीं रहा तो बाकी के जो उसके बेटे हैं उनके अगेंस्ट में मैं सूट फाइल कर रहा हूं, जबकि उनका तो वो शेयर ही नहीं, उनका तो रिमेनिंग 1/4 शेयर ही हो रहा है। उसके बावजूद भी उनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जा सकता है, बिकॉज एक्स हैज ऑलरेडी सोल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टू मी। ये है क्लॉज नंबर सी। तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। क्लॉज नंबर ए में तो साफ साफ लिखा है पार्टी देयर टू, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्लॉज नंबर बी में क्या लिखता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आफ्टर एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जिसका टाइटल आ जाता है, जैसे कि पर्सन ने सेल किया और फिर पर्सन की डेथ होगी, पर्सन की डेथ होने के बाद में जो उनके बेटे थे या उनके लीगल एयर थे उनके पास में राइट आया था। और क्लॉज नंबर सी में क्या है? क्लॉज नंबर सी में तो सी एक्स की डेथ नहीं हुई थी तब भी इसके बेटों का राइट था, क्योंकि चारों ने मिलकर परचेज किया था, और एक्स की डेथ हो गई उसके बाद भी इनके बेटों का राइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी में लिखा हुआ है प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी उनका राइट था।
और क्लॉज नंबर बी में क्या था, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट था। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, मैं सारा इसको रब करके इंपॉर्टेंट सिर्फ अंडरलाइन कर देता हूँ। क्लॉज नंबर बी में है सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में राइट अराइज हुआ था उसके लीगल एयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। और क्लॉज नंबर सी में प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी राइट था उन पार्टीज का। तो इसमें डिफरेंस था। अच्छा, इसमें एक और चीज रहती है कि किसी पर्सन ने, मान लीजिए यही मिस्टर एक्स अपन ले लेते हैं, इस मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ में एक प्रॉपर्टी को सेल करने का, और एग्जीक्यूट कर पाते, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन उससे पहले ही ये ल्यूनेटिक हो गए, इनसेन हो गए। और ऐसी सिचुएशन में फिर एक्स का जो भी कमिटी अपॉइंट होगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी का केयर टेकर, उसके अगेंस्ट में भी बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही, तो ये किस में कवर होगा, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये आपका कवर होगा सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये राइट अराइज हो रहा है, पहले तो नहीं था। और सी वाले में क्या है, प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट वाला। अब ये जो है आपके पास में क्लॉज सी ए, जो 2018 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है। मैं बार बार हमेशा इस बात को कहता हूं, 2018 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको अलग से एक पेपर पे आप लिख के याद करना। और बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू आया था। मान लीजिए कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, और बाद में इस फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का दूसरी किसी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में अमलगमेशन हो जाता है, यानी कि दोनों पार्टनरशिप्स आपस में ज्वाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो ये जो नई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होगी, न्यू, यानी कि थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली आपस में जुड़ गई, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इन दोनों के बाद में जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होगी, इसके अगेंस्ट में भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है क्लॉज सी ए में। व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arises out of the amalgamation, उसके अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है। सेम टू सेम सेंटेंस अगर आप रिकॉल करेंगे तो हमने सेक्शन 15 में भी पढ़ा था कि जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो सूट ला सकती है, और 19 में भी ये लिखा है कि इसके अगेंस्ट में सूट लाया जा सकता है। क्लॉज नंबर डी को आप पढ़ेंगे तो इसमें भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी, बस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जगह वर्ड कंपनी यहाँ पे यूज कर लिया गया है। जब एक कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, आफ्टर एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वो अमलगमेट हो जाती है अनदर किसी कंपनी के साथ में, तो ये जो न्यू कंपनी होगी, इस न्यू कंपनी के अगेंस्ट में भी सूट लाया जा सकेगा। सेम बात हमने सेक्शन 15 में भी पढ़ा था कि जो न्यू कंपनी है ये किसी के अगेंस्ट में सूट कर सकती है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकती है। और यही बात 19 में भी लिखी है कि इस न्यू कंपनी के अगेंस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर ई देखिए क्या लिखता है, व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, आई होप आपको प्रमोटर्स का स्टेटस नॉलेज में होगा। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, उसको फॉर्म करने के 4 स्टेजेस होती है। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और चौथा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। खैर इसके इतने डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसमें आपको ये फर्स्ट 2 स्टेजेस का बताऊंगा। पहला स्टेज प्रमोशन कौन परफॉर्म करता है, द पर्सन नोन एज प्रमोटर, और दूसरा स्टेज आता है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता है, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, तब तक प्रमोशन का स्टेज चल रहा है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रमोशन, प्रमोटर ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं, साइन किए हैं किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे टू द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, मैं खुद प्रमोटर हूं और एक कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी रिक्विजिट स्टेजेस हैं उनको फॉलो कर रहा हूं, जो भी स्टेप्स उनको ले रहा हूं, और
बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, साइन किए हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही मैंने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन किए थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग हो जाएंगे कंपनी के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी के प्रमोटर हैं तो उस लोगों के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी है, अभी तो जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है वो लायबिलिटी आपके से ट्रांसफर हो जाएगी कंपनी के ऊपर। अब कंपनी के अगेंस्ट में वो सूट लाया जा सकेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। यही बात लिखी क्लॉज नंबर ई में। व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव बिफोर इनकॉर्पोरेशन, तो प्रमोटर का स्टेटस तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन होता है, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद तो प्रमोटर का कोई रोल ही नहीं है फिर। बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं प्रमोटर, फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी के बिहाफ पे, ऑब्वियसली अपने पर्सनल बिहाफ पे नहीं, कंपनी के बिहाफ पे। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो थे ना वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी थे। इन दैट सिचुएशन कंपनी के अगेंस्ट में भी सूट लाया जा सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लास्ट प्रोवाइजो एक दे रखा है, provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance to the other party to the contract। प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे जो कंपनी के बिहाफ पे लाए गए थे, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो और इस बात का कम्युनिकेशन, इस बात का मैसेज जो अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसको भी दे दिया गया हो कि अब कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में आ चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और जितने भी प्रमोटर की लायबिलिटीज थी वो सारी की सारी कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी हैं। ये बात का कम्युनिकेशन अब अदर पार्टी को कर दिया गया हो, एक जनरल प्रोसेस होता है। ये हमने आज पढ़ा सेक्शन 19। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए।